अब इसमें तो कोई राज नहीं है कि मेजर एयरलाइंस के पायलट्स को बहुत ज़्यादा सैलरीज मिलती है। डेल्टा में तो जो पहले ऑफिसर्स होते हैं वो $92 पर आवर कमाते हैं और ये जो नंबर है वो $54 पर आवर तक चला जाता है जब एक्सपीरियंस बढ़ जाता है कैप्टन्स का। और ये जो सिमिलर पे स्केल है वो अमेरिकन और यूनाइटेड एयरलाइंस में भी देखने को मिल जाएगा, जो कि $90 पर आवर और $350 पर आवर तक पेमेंट करते हैं उन्हें। मगर यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि पायलट जो है 2000 घंटे काम नहीं करते हैं हर साल बाकी नौकरियों की तरह। जो एवरेज पायलट है वो 75 घंटे पर मंथ फ्लाई करता है या फिर 900 घंटे हर साल। ये जो ट्रांसलेट करता है 81,000 पर डॉलर्स नए ऑफिसर्स के लिए और $3,18,000 टॉप कैप्टन्स के लिए। और ये तो सिर्फ कैश कॉम्पनसेशन है। और ये सारी कंपनीज जो है इनकी एक्सट्रीमली जनरस रिटायरमेंट प्लान्स होते हैं जो कि इडियट प्रूफ होते हैं। यूजुअली ज़्यादातर कंपनीज आपके रिटायरमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन को एक सर्टेन अमाउंट तक मैच करेगी, मगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते हो तो भी वो भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और जो 3 कंपनीज हैं एयरलाइंस की, हाउएवर उन्होंने डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन को डिफाइन कर रखा है कि 16% आपके इधर 401 के प्लान में या फिर बी फंड में डाल देंगे, जिसका मतलब ये है कि आपकी सैलरी के ऊपर ही वो 16% उसकी जो वर्थ है आपकी सैलरी की वो रिटायरमेंट फंड्स में डाल देंगे। एडिशनली वो 401 के मैचिंग भी देते हैं जो कि 5 से 6% तक हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक नए ऑफिसर हो तो आप ऑटोमेटिकली $13,000 पर ईयर कंट्रीब्यूट करोगे 401 के प्लान में, क्योंकि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होगा आपका। और अगर आप मैक्सिमाइज करोगे खुद के कंट्रीब्यूशन को $20,500 की लिमिट में, तो जो 401 के का मैच है आप आराम से 35,000 कंट्रीब्यूट करोगे अपने पहले ही साल में। और पर्सपेक्टिव में लाने के लिए अगर आप 35,000 कंट्रीब्यूट करते हो 401 के में 40 सालों के लिए 8% रिटर्न के साथ, तो आपको $9 मिलियन मिलेंगे। और ये तो हमने कम से कम की बात करी है। और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कैप्टन्स तो एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन जो कि $50,000 की है उसको एंजॉय करते हैं। और इस पॉइंट पे जो उन्हें सिर्फ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है $11,000 अपने खुद के पे चेक से, जिसकी वजह से टोटल कंट्रीब्यूशन लिमिट को पार कर लेते हैं वो $61,000 की। और इस रेट पे आपको $15 मिलियन मिल जाएंगे रिटायरमेंट पे। और इन सारी चीज़ों के साथ ही जो पायलट्स हैं मेजर एयरलाइंस के उन्हें जेनरस प्रॉफिट शेयरिंग भी होती है। और पैंडेमिक जब शुरू हुआ था इससे पहले डेल्टा ने $1.6 बिलियन को शेयर किए थे, जो कि $17,500 पर एम्प्लॉय आता है। और जब आप इन सारी चीज़ों को ऐड करते हो आप ये देखने को मिलेगा कि ये पायलट जो है वो लो $100 में स्टार्ट करते हैं और आराम से $4 लाख का टोटल कॉम्पनसेशन ले जाते हैं। और जो बेस्ट पार्ट इसमें यह है कि प्रोग्रेशन करना एयरलाइन इंडस्ट्री में काफ़ी आसान काम होता है। आपको अपने बॉस को मनाना नहीं पड़ता या फिर नए प्रोडक्ट आइडिया को नहीं लाना पड़ता प्रमोशन के लिए। और जो प्रमोशंस हैं एविएशन इंडस्ट्री में जनरली ऑटोमेटेड होते हैं और डिपेंड करता है आपके टोटल फ्लाइट आवर्स और एक्सपीरियंस के साथ। अगर आप लंबे समय तक रहते हो वहीं पे तो इवेंचुअली टॉप पे पहुंच जाओगे। और आपको ये लगा कि बेस सैलरीज काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे शुरुआत नहीं करनी चाहिए, ओवर टाइम का कितना पैसा मिलता है। मगर ये सारी चीज़ें एक सवाल लेके आती है, पायलट्स को इतना ज़्यादा पैसा क्यों मिलता है आखिर? जो सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से पायलट्स को इतना ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि बैरियर टू एंट्री काफ़ी ज़्यादा होती है। ना कि सिर्फ आपको सालों लगाने पड़ेंगे फ्लाइट आवर्स बिल्ड करने में, मगर आपको 4 साल की डिग्री भी चाहिए मेजर एयरलाइंस में फ्लाई करने के लिए। और ये जो एयरलाइंस हैं वो बहुत ज़्यादा लीनियंट होती जा रही है डिग्री रिक्वायरमेंट के साथ ही रिसेंटली, मगर वो उन कैंडिडेट्स के साथ ज़्यादा लीन करते हैं फेवर में जिनके पास डिग्री होती है। शुरुआत करें डिग्री रिक्वायरमेंट से तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आप सबको इस बारे में पता है किस तरह से काम करती है। आप एक इंस्टीट्यूशन जाते हो 4 या 3 साल के लिए और आपको अनोइंग होमवर्क्स करने पड़ते हैं, टेस्ट देने पड़ते हैं और उसके बाद आपको एक पीस ऑफ पेपर मिलता है, उसके साथ आप बाहर आते हो। मगर अगर आपको कमर्शियल पायलट बनना है तो ये सिर्फ आधा ही काम हुआ आपका अभी तक। सबसे पहले तो आपको आपका प्राइवेट पायलट्स लाइसेंस लेना होगा जो कि 10 से $20,000 के बीच में आता है और 9 महीने लेता है। उसके बाद आपको ग्राइंड करना पड़ेगा अपने कमर्शियल पायलट के लाइसेंस को, जो कि 3 पार्ट में आता है। सबसे पहले तो आपकी इंस्ट्रूमेंट रेटिंग्स होती है जो कि 10 से $15,000 के बीच में आती है। और उसके बाद आपको कमर्शियल लाइसेंस मिलता है जो कि खुद ही $25,000 से $35,000 के बीच में आता है। और फाइनली आपको मल्टी इंजन एड-ऑन्स करने पड़ते हैं जो कि $5,000 से $10,000 पे आते हैं। और इस पॉइंट पे आपने 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया है $50,000 से $90,000 ट्रेनिंग में। और इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए, कॉलेज की कॉस्ट भी अलग से जोड़नी है इसमें। मगर एटलीस्ट आपके पास कमर्शियल लाइसेंस तो है, राइट? वेल हाँ भी और ना भी, क्योंकि इस लाइसेंस के साथ ही आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए उड़ा तो सकते हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि कमर्शियल एयरलाइंस उड़ा सकते हो आप। और इस चीज़ को करने के लिए आपको ATPL या फिर एयरप्लेन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस की ज़रूरत होगी। और इसे पाने के लिए आपको ज़्यादातर एडिशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको एक चीज़ चाहिए जो कि आँख में पानी ला देने वाले 1500 घंटे। और नए कमर्शियल पायलट के लिए तो आपके पास अराउंड 250 से 300 घंटे होंगे। तो आपको एक तरीका ढूंढना होगा किस तरह से बाकी 1200 घंटे खुद से उड़ा सको आप प्लेन। फॉर्चुनेटली अगर आपके पास बैचलर की डिग्री है किसी भी एविएशन रिलेटेड फील्ड में तो आप इस टाइम रिक्वायरमेंट को 1500 घंटों से 1000 घंटों तक ला सकते हो। और यहीं पे अच्छी प्लानिंग काम आती है, मगर आपको फिर भी फिगर आउट करना पड़ेगा किस तरह से बाकी के 700 घंटे लेके आने। आप यूनिक सोल्यूशन जैसे कि क्रॉप डस्टिंग या फिर स्काई डाइवर्स उड़ा सकते हो,
मगर ज़्यादातर समय ये जो है सबसे एफिशिएंट वे नहीं होता, और सबसे एफिशिएंट वे ये होता है कि फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर बनो आप और घंटे पूरे करो। मगर जो ख़राब पार्ट इसमें ये है कि आपको 20 से 35,000 डॉलर लगेंगे, और एक और साल लगेगा, और 2 साल भी लग सकते हैं अपने घंटों को पूरा करने में। और इस चीज़ का फ़ायदा ये होगा कि आपको फ़्लाइट इंस्ट्रक्टर के पैसे मिलेंगे, मगर इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा लगा दिया है पहले से इसमें। और आफ्टर ऑल दिस आपको एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट का लाइसेंस मिल जाएगा। ऑन एवरेज जो एंटायर प्रोसेस है वो $1,00,000 के आसपास कॉस्ट करती है और 4 साल लेती है। जो ज़्यादातर लोग हैं अपने मिड 20s में होंगे इस समय तक, जब तक वो कॉलेज डिग्री लेकर ATPL तक पहुँचते हैं। मगर अब आप फाइनली एक कमर्शियल एयरलाइन पायलट बन चुके हो। हालांकि अब आपको फाइनली एयरलाइन पायलट की जॉब मिल जाएगी, मगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री जो 100% ड्रिवन करती है एक्सपीरियंस से। जब आप स्टार्ट ऑफ करोगे रीजनल एयरलाइंस में, जो इसे कोई भी पसंद नहीं करता, तो वहाँ पे एक चीज़ ज़्यादा अच्छी होगी कि जो ज़्यादातर रीजनल एयरलाइंस हैं वो डायरेक्टली मेजर एयरलाइंस पे आपको रास्ता दिखा देंगी फ्यूचर में। जिसका मतलब ये है कि जैसे स्पॉट्स खुलेंगे डेल्टा और अमेरिकन एयरलाइंस में, वो अपने आप ही आपको ट्रांसफर कर देंगे सबसे एक्सपीरियंस पायलट्स को रीजनल से। और यूजुअली ये तब होगा जब आपने 5,000 से 6,000 घंटे का फ्लाइट टाइम ले लिया, और क्योंकि आपने 1,000 घंटे तो ATPL के समय कर लिए थे, आपको अनदर 4 से 5,000 घंटे लेने पड़ेंगे इससे पहले कि आप मेजर्स में जाओ। चीज़ों को और ख़राब करने के लिए ये भी ज़्यादा इंजॉयबल नहीं होगा क्योंकि जो सारे डिज़ायर्ड रूट्स और शेड्यूल्स जो है वो रिजर्व किए जाते हैं सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पायलट्स के लिए मेजर एयरलाइंस में। तो जैसे कि आप रूकी रीजनल पायलट हो गए, आप वो रूट्स कर रहे होगे जो कि कोई और करना नहीं चाहता। ये यूजुअली 1 से 2 घंटे की फ़्लाइट्स होती है डेली बेसिस पे कई सारी, और आप ना ही सबसे ज़्यादा अनडिज़ायरेबल रूट्स लोगे, मगर साथ ही साथ आपकी पगार भी रीजनल एयरलाइंस की वजह जितने होगी। सबसे पहले एंडेवर एयरलाइंस का एग्जांपल ले लेते हैं जो कि डेल्टा से होके जाती है। सबसे पहला जो साल होगा नए ऑफिसर की तरह, आपको $52 पर आवर या फिर $47,000 पर ईयर मिलेंगे। ऑन द ब्राइट साइड आपको मूव अप करने का ऑप्शन मिलेगा कैप्टन से 2 से 3 सालों के अंदर, क्योंकि जो चर्न रेट्स हैं इन एयरलाइंस में सुपर हाई है, और क्योंकि अब सभी मेजर्स की तरफ ऊपर बढ़ते रहते हैं। और एंडेवर के कैप्टन होने के नाते आप रिस्पेक्टेबल $89 पर आवर या फिर $80,000 पर साल कमा सकते हो। और जब आप एक बार कैप्टन बन जाओगे, आपको इतना ज़्यादा समय वेट नहीं करना पड़ेगा जब तक कि मेजर एयरलाइंस आपको बुला नहीं लेती। मगर जो पूरी प्रोसेस है इस रीजनल्स में 4 से 5 साल लेती है टोटली। और जब तक इस टाइम में ज़्यादातर लोग फाइनली मेजर्स तक पहुंच जाते हैं, वो अपने लेट 20s या फिर 30 से भी ऊपर साल के हो जाते हैं। जब आप अपने कुछ साल यहाँ पे लगा दोगे, आप फाइनली एक कैप्टन बन जाओगे मेजर एयरलाइन में, और $2 लाख से ज़्यादा हर साल कमाओगे, जो कि धीरे धीरे $4 लाख हर साल की हो जाएगी। तो पायलट बनना एक ल्यूक्रेटिव कैरियर है, मगर जो अपफ्रंट टाइम और कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा है इसमें। और इस चीज़ को मेंशन नहीं करना चाहिए कि जो डेली सेक्रीफाइसेज एट पायलट्स को करने पड़ते हैं, जैसे कि रोड पे रहना हमेशा और बाहर का खाना, और इसी के साथ ही वो मैसिव रिस्क ले रहे हैं अपनी हेल्थ के साथ भी, क्योंकि पायलट्स को फर्स्ट क्लास मेडिकल एग्जामिनेशन पास करना पड़ता है हर साल, और अगर वो फेल हो जाते हैं तो वो एयरलाइन पायलट्स नहीं बन सकते। फॉर्चुनेटली जो ये लोग हैं इन्हें दिक्कत नहीं होगी कोई भी जॉब ढूंढने में, जैसे कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर या इसके जैसी कोई। मगर क्योंकि ज़्यादातर पायलट्स पैशन से बनते हैं पायलट्स, तो इसी की वजह से ऑप्टिमल आउटकम नहीं होता उनके लिए। एयरलाइंस कोशिश कर रही है कि वो सिंप्लीफाई करे इस प्रोसेस को जितना ज़्यादा हो सके। एग्जाम्पल के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि वो 1500 घंटों का फ्लाइट रूल को कम कर दे, मगर FAA ने रिजेक्ट कर दिया इस नोशन को कुछ दिन पहले ही। तो ये तो अच्छा है, एग्जैक्टली प्रोग्रेस तो नहीं कर रहा अच्छे से। जो एयरलाइंस हैं वो अपने खुद के फ्लाइट अकेडमीज को भी लॉन्च कर रही है, जो कि स्ट्रीमलाइन कर देगी और सब्सिडाइज कर देगी इस प्रोसेस को। मगर ये ब्रांड न्यू है, तो हमें कुछ साल और वेट करना पड़ेगा इससे पहले कि हमें कोई रिजल्ट देखने को मिले। इन द मीन टाइम एक कमर्शियल पायलट बनना एक लंबा और थका देने वाला प्रोसेस है, और लोगों को इस प्रोसेस से गुजारने के लिए एयरलाइंस जो है लेट कैरियर सैलरीज भी दे रही है मल्टी 6 फिगर्स में। मगर क्योंकि मैसिव पायलट शॉर्टेज चल रही है, ऐसा लगता है कि जो सैलरीज है वो भी टैलेंट को नए अट्रैक्ट करने के लिए इतनी काफ़ी नहीं है। अभी 2022 चल रहा है और हमारे पास सबसे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है पहले से, मगर फिर भी एक रीज़न की वजह से हमारे पास शॉर्टेजेस है हर जगह। वहाँ पे कार शॉर्टेज है, चिप शॉर्टेज है, ऑयल शॉर्टेज है, मिनिमम वेज वर्कर शॉर्टेज है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर शॉर्टेज है, और साथ ही साथ पायलट शॉर्टेज है। और जो ज़्यादातर शॉर्टेजेस है वो पैंडेमिक की वजह से हुई है। मगर जो पायलट शॉर्टेज है वो 1997 से चली आ रही है, और अभी के लिए यहाँ पे 8,000 पायलट्स की कमी है, जो कि 11% ऑफ द वर्कफोर्स है। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए ये नंबर जो है एक्सपेक्टेड है कि 30,000 तक बढ़ेगा 2025 तक, और 80,000 तक बढ़ेगा 2032 तक। तो ये जो इंसेंट शॉर्टेज है वो एग्जिस्टिंग पायलट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओवरटाइम अपॉर्चुनिटी देती है। और एक और चीज़ ये है कि एयरलाइंस ट्राई करती है कि वो अवॉइड करे कैंसिलिंग करना फ्लाइट्स की जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सके, क्योंकि ये उन्हें काफ़ी ख़राब दिखाता है। लोग जो है अपने नेगेटिव एक्सपीरियंस को दोस्तों और फैमिली को शेयर करेंगे सोशल मीडिया के साथ ही, तो ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा उनको। तो इसी वजह से जो एयरलाइंस करती है इसको अवॉइड करने के लिए ये एग्जिस्टिंग पायलट को कहती है कि एडिशनल ट्रिप्स करे जहाँ पे 100 से 300% ज़्यादा पैसे मिलते हैं उन्हें।
और जब आपकी बेस सैलरी खुद से ही $250 पर घंटे से ज़्यादा है, ये क्विकली सेवरल $100 या फिर $1000 पर घंटे से ऊपर चला जाता है। और जो पायलट्स हैं एक्सट्रीमली पिकी होते हैं जब बात आती है ओवर टाइम ट्रिप्स की, क्योंकि वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ आवर्स पर मंथ ही फ्लाई कर सकते हैं। जो FAA है वो रिस्ट्रिक्ट करता है पायलट्स को 100 घंटों से ज़्यादा फ्लाई करने में पर मंथ पे। तो जब उनका बेस 75 घंटे का है, उनके पास 25 घंटे बच जाते हैं ओवर टाइम काम करने के लिए मंथली बेसिस में। और इसी चीज़ की वजह से वो यूजुअली इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखते जो कि ओनली 100% ज़्यादा होती है अबव देयर बेस सैलरी। और ज़्यादातर समय वो स्ट्रेटेजिकली वेट करते हैं जब तक कि 200 से 300% की उनकी बेस सैलरी से ज़्यादा की प्राइस नहीं मिल जाती उन्हें। और अगर वो अपने ओवर टाइम को मैक्स आउट कर लेते हैं 25 घंटे में $1000 पर घंटे में, तो एक्स्ट्रा $25,000 हो जाता है हर महीने और $3 लाख हर साल हो जाता है। और ये एग्जैक्टली बहुत सारे टॉप पायलट्स करते हैं। और इस स्ट्रेटेजी के साथ ही जो टॉप पायलट्स है साउथ वेस्ट में, वो आराम से $5,49,000 पर साल कमाते हैं। जो टॉप पायलट्स है डेल्टा में, वो आराम से $5,26,000 हर साल कमा रहे हैं। और टॉप पायलट जो है अमेरिकन एयरलाइंस में, वो आराम से $7 लाख पर साल कमा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ 11% की पायलट शॉर्टेज में हो रही है। इमेजिन करो इतनी ज़्यादा सैलरीज बढ़ जाएंगी आने वाले 10 सालों में जब इनकी शॉर्टेज और बढ़ेगी। और आखिर में जो कारण जिसकी वजह से पायलट्स इतना ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसी भी जॉब की तरह उन्हें अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड में पैसे मिलते हैं। डिमांड जो है एविएशन की वो बढ़ती जा रही है डेकेड से, मगर जो सप्लाई है पायलट्स की इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही। जो मेन रीज़न है इसका, क्योंकि इंसेन रिक्वायरमेंट्स है पायलट बनने के लिए। आपको 1000 घंटे से ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए इससे पहले कि आपको पहली एयरलाइन जॉब मिले। और ये इशू टेक इंडस्ट्री की वजह से और बढ़ता जा रहा है, जो कि हायर सैलरीज ऑफर कर रहा है कम एजुकेशन टाइम के साथ। तो जो ज़्यादातर मेजोरिटी है उन्होंने टेक इंडस्ट्री को चूज़ किया ओवर द एविएशन इंडस्ट्री। मगर ये जो है पैशनेट लोग हैं वो पायलट्स बनते हैं। मगर अगर आपके पास दूसरे साइड में इसका जुनून है तो इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता पायलट बनने के लिए। और जो मीडियम सैलरी है वो अभी भी $2,02,000 की है। और जो टॉप के पायलट्स है वो $500,000 से ज़्यादा कमाते हैं हर साल। और हॉनेस्टली इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब तक कि 7 फिगर की इनकम हो जाएगी ना। पर्सनली मुझे लगता है कि जो सारी शॉर्टेजेस हैं वो सही हो जाएंगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस काफ़ी जल्दी होने वाली। ये शॉर्टेज जो है वो अनदर डेकेड ले सकती है और उससे भी ज़्यादा ले सकती है। और तब तक जो पायलट्स है वो सबसे ज़्यादा अपीलिंग कैरियर्स बनेंगे इन टर्म्स ऑफ कॉम्पनसेशन के। और इसी वजह से पायलट्स को इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं। क्या आप पायलट बनोगे 7 फिगर की सैलरी के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपने गलत कैरियर चुन लिया है तो साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेकआउट कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।